वेलकम टू फास्ट माइंड लॉ एकेडमी। मैं मोहम्मद उस्मान। ज्योग्राफी के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाले चैप्टर से हमने पिछली क्लास में लैटिट्यूड के बारे में पढ़ा था और आज हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड और इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं कि लॉन्गिट्यूड होता क्या है। अब ये ग्लोब है, वहां पर हमने देखा था लैटिट्यूड में कि अर्थ को बीचों बीच दो बराबर भागों में 0 डिग्री लैटिट्यूड पर डिवाइड किया था, जिसे इक्वेटर, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। अब इसको अर्थ को फिर दो बराबर भागों में बांटते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर। 0 डिग्री लाइन पर हम इसको बांटते हैं, इसे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। और ये प्राइम यानी कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इसको प्राइम मेरिडियन लाइन के नाम से जाना जाता है। प्रधान मध्याह्न रेखा, इसको प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है कि 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है उसे किस नाम से जाना जाता है, या प्राइम मेरिडियन लाइन को कितने डिग्री लैटिट्यूड को माना जाता है प्राइम मेरिडियन लाइन। अब 0 डिग्री लैटिट्यूड से डिवाइड कर दिया तो इसके पूर्वी भाग को कहा जाता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर, यानी कि पूर्वी गोलार्ध। क्या कहा जाता है इसको? पूर्वी गोलार्ध, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और इसके पश्चिमी पार्ट को वेस्टर्न यानी कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर, पश्चिमी गोलार्ध इसको कहा जाता है। वहां पे हमने देखा था उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर आपको समझना बहुत जरूरी है। पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है, यानी कि गोले का आधा भाग, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर के नाम से इनको जाना जाता है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। ये बात क्लियर हो गई। अब दूसरी बात यह है कि जो लॉन्गिट्यूड लाइन होती क्या है, इसको जो लॉन्गिट्यूड है यानी कि एक तो ये देशांतर हो गया, लॉन्गिट्यूड है यानी कि प्रधान मध्याह्न रेखा के पूर्व या पश्चिम में मापी गई कोणीय दूरी, यानी कि पूर्व या पश्चिम में मापी गई कोणीय दूरी। और ये यानी कि इसको उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध को मिलाने वाली रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? देशांतर रेखा कहा जाता है। और ये लॉन्गिट्यूडिनल लाइन इसको कहा जाता है, देशांतर रेखा कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? देशांतर रेखा कहा जाता है। और ये एक एंगल से बनती है, यानी कि किसके बेस को मानकर? प्राइम मेरिडियन लाइन। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के पूर्व या पश्चिम में मापी गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है? लॉन्गिट्यूड कहलाती है। और ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जो मिलाने वाली रेखाएं हैं वो क्या कहलाएंगी? देशांतर रेखाएं। देखो यहां से ऐसे मिलाई जाती हैं, ये इस तरीके से मिलाई जाती है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है, देशांतर रेखाएं कहा जाता है। अब इनका एक नाम और है, इनको यामयोत्तर रेखाएं भी कहा जाता है, यामयोत्तर रेखा भी कहा जाता है। लॉन्गिट्यूडिनल लाइन, इन्हें लॉन्गिट्यूडिनल लाइन इनको कहा जाता है। ठीक है, देशांतर रेखा इनको कहा जाता है। यामयोत्तर, यम मीन्स दक्षिण, उत्तर, इसको दक्षिण और उत्तर को मिलाने वाली रेखाओं को यामयोत्तर रेखा भी कहा जाता है। बात समझ में आई है आपको यहां से यहां तक? अब आता है कि यामयोत्तर रेखाएं। अब पहले एक पॉइंट मैं बता दूं, जो लैटिट्यूड वाले चैप्टर में एक क्वेश्चन रह गया था, क्वेश्चन वहां से पूछ लेता है कि हाउ मेनी लैटिट्यूड लाइन, जो लैटिट्यूड रेखा है वो कितनी लैटिट्यूड लाइन है? तो 0 डिग्री हो गई एक तो, और नॉर्थ पोल तक 90 डिग्री। उत्तरी गोलार्ध में कितनी हो गई? 90। और एक 0 डिग्री वाली हो गई, क्योंकि 0 डिग्री लैटिट्यूड भी क्या है? एक लाइन है, एक रेखा है, क्योंकि वो नाम उसका 0 डिग्री है, लेकिन क्या है? वो एक एंगल है, एक पूरा वृत्त है, एक सर्किल है। क्या है? एक सर्किल है।
प्लस 90 और माइनस का 2, तो ये बनती 179। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कि जो अक्षांश रेखाओं की जो संख्या है वो कितनी होती है। 90 ऊपर 90 नीचे और एक 0, तो 181 होगी। 2 माइनस कर दो। अब 2 माइनस क्यों करी, ये वाला पॉइंट और समझ लो। 2 माइनस हमने क्यों की, ये वाला पॉइंट आपको नहीं मिलेगा हर जगह हर किताब में, वो सीधा सीधा 181 दिखा देगा और गलत करवा देगा क्वेश्चन। तो ये नॉर्थ पोल जो होता है, जो हमारा नॉर्थ पोल है और जो साउथ पोल है, ये एक पॉइंट है, ना कि एक रेखा। क्या ये एक पॉइंट है, ये क्या एक पॉइंट है हमारे। नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक पॉइंट है, एक बिंदु है, ना कि कोई एक रेखा है, ना कि कोई एंगल है एक। ठीक है, तो इसलिए 2 माइनस हो जाती है। अगर क्वेश्चन पूछे आ गए अक्षांश रेखाओं की जो संख्या है तो वो कितनी होती है, तो वो टोटल 179 होती है। क्लियर, समझ में आ गया। तो अभी हम देखते हैं कि जो देशांतर रेखाएं हैं वो कितनी होती हैं। अब पूर्वी गोलार्ध में कितनी होती है और पश्चिमी गोलार्ध में कितनी होती है। अब पूर्वी गोलार्ध में जो देशांतर रेखाएं हैं वो 180 होती है। कितनी होती है, 180 डिग्री, यानी कि 180 होती है। और 180 ही पश्चिमी गोलार्ध में होती है, 180 ही पश्चिमी गोलार्ध में होती है। अगर आता देशांतर रेखाओं की जो संख्या, कुल संख्या कितनी हो जाएंगी, तो कुल संख्या हो जाएगी आपकी 180 प्लस 180, ये हो जाएगी आपकी बच्चों 360। ठीक है, 180 प्लस 180 पूर्वी गोलार्ध में और 180 पश्चिमी गोलार्ध में, 360 देशांतर रेखाओं की जो संख्या एग्जाम में आएगी। तो वो और 0 डिग्री के जो बिल्कुल पीछे होती है वो 180 डिग्री आती है। 0 डिग्री कोई गोला है, गोले के सामने वाले भाग में 0 डिग्री और इसके पीछे जो है ना 0 डिग्री, ये 2 बार बोला जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाएगा पूर्वी गोलार्ध में कितनी है 180 और पश्चिमी गोलार्ध में कितनी है 180। अब एक क्वेश्चन आता है कि जो देशांतरों के समांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है। 2 समांतर रेखाओं के बीच की दूरी या 2 अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर थी, 111 किलोमीटर। और 2 देशांतरों के बीच की दूरी होती है 111.32 किलोमीटर। और जो कि यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, यहाँ तो इक्वल होती हैं, ये ध्रुवों पर कम होती चली जाती है, यानी कि 0 हो जाती है। जैसे देखो यहाँ देख रहे हो चौड़ी है और धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, तो क्या हो जाती है, कम होती चली जाती है। तो 2 देशांतरों के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर और ध्रुवों पर बढ़ने पर क्या हो जाती है, देशांतर रेखाओं की जो के बीच की जो दूरी होती है, 2 देशांतरों के बीच की जो दूरी होती है वो कम होती चली जाती है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि क्वेश्चन बनाएगा क्या देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, 2 देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों की ओर बढ़ने पर कम होती जाती है या बढ़ती है। यहां से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे इस बात को। समझ में आ गया। अब आता है कि देशांतर जो प्रधान मध्याह्न रेखा है 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, ये कितने देशों से होकर गुजर रही है। यहां से क्वेश्चन पूछे आता है और इसको GMT माना गया है। ये 8 देशों से होकर गुजरती है। 8 देश कौन से हैं। नंबर 1 इंग्लैंड, शॉर्ट में यूज कर रहा हूं, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन। फिर आ जाता है नीचे अल्जीरिया, यूरोप, उसमें अफ्रीका में अल्जीरिया, माली, बर्किना फासो, घाना और टोगो। इन देशों से होकर गुजरती है, 8 देशों से होकर गुजरती है। चलो लिख भी देता हूं यहाँ पर। नंबर 1 इंग्लैंड से होकर गुजरती है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ये वाला इंग्लैंड से होकर गुजरेगी। और ये गुजरेगी फ्रांस से, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, फिर उसके नीचे स्पेन, फिर आता है आपका अल्जीरिया, अल्जीरिया से होकर गुजरेगी। फिर आएगा आपका माली, माली, बर्किना फासो, माली, बर्किना फासो और घाना, घाना और टोगो। 8 देशों से होकर गुजरती है।
ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, प्रधान मध्याह्न रेखा है, वो कितने देशों से होकर गुजरती है? वो 8 देशों से होकर गुजरती है। इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बर्किना फासो, घाना और टोगो। ठीक है, मैप में इसको आप देखेंगे, वर्ल्ड मैप उठाएंगे, उसका फ्लैट मॉडल उठाएंगे, वहां पर इसको चेक करेंगे वहां पर। ठीक है, वहां नोट करेंगे। तो यहां से इतने देशों से होकर गुजरती है, क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ में आ गया? और ये GMT यानी कि इसको 0 डिग्री देशांतर को क्या माना गया इंग्लैंड में? GMT कहा जाता है, ग्रीनविच मीन टाइम। क्या कहा जाता है इसको? ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच एक जगह है लंदन में। कहां पर? लंदन में। इंग्लैंड की राजधानी लंदन में ग्रीनविच एक जगह है, उसको पूरे वर्ल्ड के टाइम को मीन मान लिया गया है। क्या मान लिया गया है? एक मीन मान लिया गया है कि ऑब्जर्वेटरी यहाँ पर एक प्रयोगशाला है, तो वहीं से इसको गुजारा गया है और इसको पूरा मान करके इसको 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड माना गया, क्योंकि यहाँ से पूरे वर्ल्ड का टाइम का कैलकुलेट होता है। कि GMT आप भी इंडिया में जो टाइम का कैलकुलेशन होता है पूर्वी गोलार्ध में, इंडिया किस में है? पूर्वी गोलार्ध में। तो GMT से आप अपनी घड़ी का वो अपना टाइम मिलाते हैं, क्योंकि भारत का जो GMT जो टाइम है वो 5.5 घंटे आगे है, ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है, प्लस 5:30 GMT। तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, ग्रीनविच मीन टाइम। और पिछली बार ये वाला क्वेश्चन पूछा है, किसमें पूछा है? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा 2022 का जो PCSJ का पेपर हुआ है, वहां पर ये क्वेश्चन पूछा है। GMT की फुल फॉर्म ही पूछ ली, मेंस वाले पेपर में क्वेश्चन पूछा है ये कि ग्रीनविच मीन टाइम, GMT की फुल फॉर्म बताओ। तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन था, खट से पूछ लिया। तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो फट से बता देंगे आप। तो ये GMT से ही 5.5 घंटे भारत का टाइम आ गया, यानी कि GMT से पूर्वी गोलार्ध की ओर जाने पर 5.5 घंटे भारत का टाइम आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि जो हमारी अर्थ है वो 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, यानी कि अर्थ की जो गति है वो 24 घंटे में 360 डिग्री में एक पूरा चक्कर कर लेती है। तो 24 घंटे है, क्लियर? और जो अर्थ है 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, और अर्थ की जो गति है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। कैसे है? वेस्ट टू ईस्ट। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की ओर। जो अर्थ की जो मोमेंट है, रोटेशन है, वो पश्चिम से पूर्व है, पश्चिम से पूर्व है। तो 24 घंटे में कितना घूम जाती है? पूरे जो लॉन्गिट्यूड लाइन होती है, ये टाइम का कैलकुलेशन इनके लिए आधार इनको माना जाता है, इनके आधार पर टाइम का कैलकुलेशन किया जाता है, क्योंकि अर्थ घूम रही है। आपने सुना होगा जब अर्थ घूमती है तो दिन और रात बदलते हैं, टाइम में चेंजिंग होती है, टाइम में चेंजिंग होती है। यानी कि जो हिस्सा सूर्य का पृथ्वी के सामने आ जाता है वहां दिन हो जाता है, और जो हिस्सा उसकी बैक में आ जाता है, बैक में रहता है, वहां अंधेरा रहता है, वहां पर रात होती है। ठीक है, तो 24 घंटे में 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 2 घंटे में कितना घूम गई? 30 डिग्री। और 1 घंटे में कितना घूमेगी? 15 डिग्री। 1 घंटे में 15 डिग्री, यानी कि 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट। 60 मिनट में 15 डिग्री घूमेगी, तो 15 चौका 60, तो 4 मिनट में कितना घूमेगी? 1 डिग्री। ठीक है, तो पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि 1 डिग्री पृथ्वी को घूमने में कितना समय लगता है, यानी कि 24 घंटे में कितने डिग्री घूम जाएगी, या 1 घंटे में कितना डिग्री घूम जाएगी। तो इस फॉर्मूले से आप खट से निकाल लोगे, क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो यहां से आएगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि जैसे अगर हम यहाँ से 0 डिग्री से प्रधान यामी रेखा से पूर्व की ओर जाएंगे, 180 डिग्री जाएंगे, तो समय किसका आएगा? आगे का समय आता है, प्लस होता है, समय आएगा आगे का, प्लस समय आगे का आता है। ठीक है, और पश्चिम की ओर जाएंगे तो समय क्या आएगा? पीछे का आएगा, समय पीछे का आएगा, समय पीछे का आएगा। ये बात ध्यान रखनी है एक तो,
कि जब हम पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो समय आगे का आता है और जब पश्चिम की ओर जाते हैं तो समय पीछे का हो जाता है। किससे? ग्रीनविच मीन टाइम से, जीएमटी से ये कैलकुलेट किया जाता है। बात समझ में आई? तो यानी कि 180 डिग्री जाने पर तो प्लस 12 घंटे का समय आता है, यानी कि 12 घंटे आगे का समय आता है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से 180 डिग्री तक जाने पर कितने घंटे का समय कवर होता है, यानी कि 12 घंटे का समय कवर होता है, 12 घंटे आगे का समय आता है। और यहाँ पर 0 डिग्री से 180 डिग्री पीछे जाने पर, पश्चिम में जाने पर तो कितने डिग्री का? माइनस के 12 घंटे पीछे का समय आता है। ठीक है, यानी कि 12 घंटे कवर होते हैं। 180 डिग्री में कितने घंटे कवर हो रहे हैं? 12 घंटे कवर हो रहे हैं। ठीक है, 180 डिग्री में 12 घंटे और 360 डिग्री में 24 घंटे कवर हो रहे हैं। समझ में आई बात यहाँ पे आपको इतनी? तो हाँ, क्योंकि अर्थ जो है ना पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूम रही है और ये 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। दो घंटे में 30 डिग्री और 1 घंटे में 15 डिग्री और 60 मिनट में 15 डिग्री, यानी कि 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। बात समझ में आ रही यहाँ तक? तो यहाँ तो हमने देख लिया लॉन्गिट्यूड लाइन्स कहाँ तक है। क्लियर? लैटिट्यूड्स के बारे में हमने देख लिया, लॉन्गिट्यूड के बारे में हमने देख लिया, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, ठीक है, और कितनी रेखाएं होती हैं, पूर्वी गोलार्ध क्या होता है, पश्चिमी गोलार्ध क्या होता है, और जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम क्या है। पूरे वर्ल्ड का कैलकुलेशन टाइम यहीं से माना जाता है। भारत का जो समय है वो ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे का है। तो यहाँ पर हम जाएंगे तो पूर्वी गोलार्ध में आगे की ओर, पश्चिमी गोलार्ध में माइनस की ओर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बन जाता है कि इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बनता है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है। अब क्योंकि अर्थ जो है हमारी कैसी है, अनइवन है, कहीं से पहाड़ है, कहीं पर्वत है, कहीं द्वीप है, तो टाइम के कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही थी, यानी कि डेट के कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही थी। कोई जलयान है, कोई वायुयान है, ठीक है, तो क्योंकि पूरा ग्लोबलाइज है अब तो एक पूरा जलयान वायुयान घूमते रहते हैं, तो वहाँ पर टाइम का एक सही कैलकुलेशन हो जाए, सही चीज़ें हो जाए, तो वहाँ पर आसानी से हम अपना सफ़र तय कर सकते हैं, अपना माल पहुँचा सकते हैं, अपना सामान एक देश से दूसरे देश में पहुँचा सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इस टाइम जोरों पर है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सभी देश एक दूसरे से कर रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेडिंग चल रही है और आना जाना भी एक दूसरे का सभी देशों से सफर लगा रहता है। तो जलयान और वायुयान घूमते रहते हैं। तो इसमें जब इसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को 180 डिग्री वाली जो लाइन है उसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया है, यानी कि पूर्वी गोलार्ध में 0 डिग्री से पूर्वी गोलार्ध में जाएंगे 180 डिग्री और 0 डिग्री से पश्चिमी गोलार्ध में जाएंगे तो 180 डिग्री। इसे बोला 2 बार जाता है लेकिन पढ़ा एक ही बार जाएगा, क्योंकि एक ही लाइन को 2 बार बोला जा रहा है, एक पूर्वी गोलार्ध की तरफ से और एक पश्चिमी गोलार्ध की तरफ से। अब इसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया क्योंकि आधा गोला, पृथ्वी का आधा गोला इधर और आधा गोला इधर, तो इसको बीचों बीच से मानेगा और ये अपने 8 स्थानों से मुड़ी हुई है। इसको मोड़ा क्यों गया है? क्योंकि स्थल खंडों को छोड़कर कि जो देश बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर आ रहे थे तो उनको वहां से उनमें डेट की प्रॉब्लम आ रही थी, समस्या आ रही थी, तो उस समस्या को खत्म करने के लिए या तो उन्हें पूर्वी गोलार्ध में ले लिया गया या उन्हें पश्चिमी गोलार्ध में ले लिया गया, उसको तो वहां से उसको मोड़ दिया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को वहां से 8 स्थानों से मोड़ दिया गया है, तो 8 स्थानों से इसको मोड़ दिया गया है, ठीक है, 8 स्थानों से मोड़ दिया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जो इंटरनेशनल डेट लाइन है
वो कितने स्थानों से मुड़ी हुई है? 8 स्थानों से मुड़ी हुई है कि स्थल खंडों को छोड़कर जो द्वीप आ रहे थे, द्वीपीय देश आ रहे थे, तो उनको वहां से मोड़ दिया गया है, या तो उसको पूर्वी गोलार्ध में ले लिया या उसको पश्चिमी गोलार्ध में ले लिया। क्योंकि अब देखते हैं कि जब कोई जलयान या वायुयान या अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करता है तो उसका एक दिन घटा दिया जाता है या उसका एक दिन बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, जैसे कोई जलयान अब यहां से शुरू कर रहा है, यहां से जलयान कोई, ये जलयान है, ठीक, और ये पूर्वी गोलार्ध को की तरफ सफर कर रहा है, इधर की ओर सफर कर रहा है। ठीक है, जब कोई जलयान पूर्वी गोलार्ध में की ओर चलकर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करता है। अब मैंने एक चीज बताई थी, यहाँ पर जो टाइम है वो प्लस चल रहा है, तो यहाँ पर अगर डेट हमारी है, अगर डेट हमारी 10 जुलाई है, 10 जुलाई 2025 है, तो अब जैसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करेगा, क्योंकि ऑलरेडी प्लस में चल रहा है, टाइम आगे चल रहा है, तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को जब ये पार करेगा तो इसका एक दिन घटा दिया जाएगा, एक दिन घटा दिया जाएगा। ये याद रखेंगे, यह क्वेश्चन पूछता है, एक दिन घटा दिया जाएगा, यहां से क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन कैसे बनाएगा? जब कोई जलयान अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पूर्वी गोलार्ध की ओर पार करता है, पूर्वी गोलार्ध में चलकर पूर्वी गोलार्ध की ओर पार करता है, तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करेगा तो उसका एक दिन घटा दिया जाता है। क्योंकि यहाँ पर डेट ऑलरेडी क्या चल रही थी, 9 जुलाई, तो जब यहाँ से चलेगा तो पार कर देगा तो कहाँ पहुंचेगा, पश्चिम में पहुंच जाएगा। तो पश्चिम में पहुंचने पर, तो क्योंकि टाइम यहाँ पीछे का चल रहा, तो यहाँ पर हो जाएगी वो 9 जुलाई। ठीक है, और ऐसे ही जब कोई जलयान या वायुयान, कोई भी यान है, वो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करता है, पश्चिम की ओर यात्रा करता है, पश्चिम की ओर, ये मैंने एरो बना दिया, ध्यान रखेंगे इससे, कि पश्चिम की ओर यात्रा करते हुए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करता है तो उसका एक दिन बढ़ा दिया जाता है। भाई यहाँ से पार करके कहाँ पहुंच गया वो, पूर्वी गोलार्ध में, यहाँ पर एक दिन, यहाँ पर पहली ऑलरेडी उसका एक दिन क्या चल रहा है, पीछे चल रहा है टाइम, तो जब यहाँ पर आता है तो उसका एक दिन बढ़ा दिया जाता है। तो टाइम की कैलकुलेशन सही हो जाती है, जिससे हम आसानी से पूरा अपना उसको मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, मैनेज कर लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा आपको समझ में आ गई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यह बेरिंग जल संधि से होकर गुजरती है। अलास्का और रसिया के बीच में, यानी कि यूएसए और रसिया के बीच में एक बेरिंग स्ट्रेट है, वहां से होकर ये गुजरती है। ये पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन। बात समझ में आई यहाँ तक? तो अब हमने देखा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड और इंटरनेशनल डेटलाइन, यहाँ से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बहुत ही यहाँ बेसिक पॉइंट है ये ज्योग्राफी का। और ये पूछा जाता है कि लॉन्गिट्यूड जो लाइन है उनका क्या यूज किया जाता है, ये किस पर्पज से ये काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। नंबर 1 पर्पज तो इसका यही है कि यहाँ पर टाइम का कैलकुलेशन किया जाता है। ठीक है, जो लॉन्गिट्यूड होती है लाइन, उनका टाइम का कैलकुलेशन किया जाता है, और दूरी मापने के लिए भी इनका किया जाता है, और किसी चीज जगह की एग्जैक्ट लोकेशन का पता करने के लिए भी इनका यूज किया जाता है। आजकल तो आप देख रहे हो, आप जीमेल जो आपका लोकेशन होती है, गूगल का मैप लोकेशन वाला, तो वहाँ पर लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड वहीं से पकड़कर उसको वहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन बता देता है, इतने लैटिट्यूड पर है, इतने लॉन्गिट्यूड पर है। तो ये आता है। जो हमारी अक्षांश रेखाएं होती हैं वो पृथ्वी पर टेम्परेचर का पता लगाने के लिए, तापमान का पता लगाने के लिए कि कितना टेम्परेचर है, और उसको कैलकुलेट करने के लिए, तो सभी आधार को मानकर उसको आगे उसका यूज किया जाता है। तो बात यहाँ तक समझ में आई। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आज इतना ही रखते हैं इसमें, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड और इंटरनेशनल डेटलाइन में। थैंक यू वेरी मच।